गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज जो कि मैं 9th का पढ़ाने वाला हूं और आज का जो सब्जेक्ट है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। परमाणु और अणु के बारे में जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला चीज़ आता है परमाणु। दिमाग में जाता है कि परमाणु होता क्या है। तो पहले 500 एक वैज्ञानिक हुए महर्षि कणाद 800 ईसा पूर्व। महर्षि कणाद ने बताया कि जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे कण होते हैं जिनको किसी भी तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता है। उनका ये मानना था कि जो भी तत्व हैं वो अलग अलग शुद्ध अवस्था में तो हो सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग एक ही तत्व के जो पदार्थ होंगे उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, यानी उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह तथ्य जो है कुछ समय चलने के बाद डाल्टन के परमाणु ने यह सिद्ध किया कि जो तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो कई कणों से मिलकर बने होते हैं और जो सबसे छोटा उनका कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहला टॉपिक आएगा आपका 9th के क्लास का, वो टॉपिक होगा आपका लेवाइजिए लेवाइजिए ने बहुत ही महत्वपूर्ण दो रूल प्रतिपादित किया। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ प्रेषण, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। यानी लेवाइजिए ने दो नियम बताए। वो नियम यह था कि जो पदार्थ होते हैं कई कणों से मिलकर बने होते हैं और जब ये पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं तो उनके जो द्रव्यमान होते हैं वो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं हो सकता है। यानी द्रव्यमान एक तरीके से कह सकते हैं, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला रूल हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। पहला रूल हम लोग देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जैसे ही लिखा भी है तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी जब पदार्थ आपस में रिएक्शन करता है तो जो उसका जो पदार्थ प्राप्त होता है रिएक्शन करने के बाद उसका जो द्रव्यमान होगा उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे में मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में एक H2O, या मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो H2O जल का निर्माण करेंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो जल का निर्माण करेंगे।
जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो जल का निर्माण करेंगे। अब हम देखेंगे कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, यानी इसके जो द्रव्यमान होंगे, जो तत्व रिएक्शन कर रहा है, जो पदार्थ रिएक्शन कर रहा है, वो आपस में उनके दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो मान लीजिए इधर हम देखेंगे, इधर का जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू 2 × 2 बराबर 4 प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 16 × 2। इधर जब चेक करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के रूल के अनुसार जो परमाणु या जो तत्व आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके द्रव्यमान का जो वैल्यू है, क्या वो दोनों तरफ एक बराबर है? तो हम लोग चेक करेंगे, जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है तो उनके द्रव्यमान बराबर है कि नहीं, तो हम लोग चेक कर रहे हैं। इधर देखेंगे तो 4 + 32 = 4 + 32 मीन्स 36 बराबर 36, यानी जो द्रव्यमान रिएक्टेंट का है, जो द्रव्यमान रिएक्टेंट का है वो भी द्रव्यमान प्रोडक्ट का भी है, यानी दोनों तरफ के जो तत्व होंगे वो आपस में बराबर होंगे, उनके द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे। तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको सर लेवाइजिए ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार यह था कि जो भी अभिक्रिया करने वाले पदार्थ होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा और रिएक्शन के बाद जो भी पदार्थ मिलेगा उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी जो द्रव्यमान रिएक्शन के रिएक्टेंट में है वो द्रव्यमान आपका प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ये था पहला रूल। दूसरा रूल देखते हैं, किसी भी तरीके से अगर बनाया जाए, जो भी कंपाउंड, जो भी अणु, जो भी कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, उनके बीच एक निश्चित द्रव्यमान रहेगा। दूसरा रूल है हमारा, दूसरा रूल है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा रूल है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम है कि कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करेंगे और जो भी पदार्थ, जो भी यौगिक, जो भी कंपाउंड जो मिलेगा वो उनके बीच, परमाणुओं के बीच या तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच रासायनिक विधि द्वारा किए गए अभिक्रिया के बाद उनके बीच एक निश्चित अनुपात होगा। वो अनुपात कैसा हो सकता है? जैसे मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा H2O। तो जो जल है यानी जो H2O है, इनके बीच एक निश्चित अनुपात होगा। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल के बीच एक निश्चित अनुपात होगा, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु होगा। यदि हाइड्रोजन का 2 परमाणु होगा तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। हाइड्रोजन का 2 परमाणु होगा तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, और यह होगा आपका आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार। यानी आपका जो जल बनेगा,
यानी मतलब जो आपका जल बनेगा वो हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के रेशियो में ही बनेगा। अगर भार के अनुसार लिया जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन 2 है तो 2 × 1 बराबर 2, इसलिए 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 या 1:8, यानी जो जल का भार के अनुसार होगा वो सदैव 1:8 के अनुपात में बनेगा। यानी जल अगर आयतन के अनुसार हो या भार के अनुसार हो, भार के अनुसार, मतलब कि जो जल होगा आयतन के अनुसार 2:1 के रेशियो होगा और भार के अनुसार 1:8 के अनुपात में रहेगा। यह जल आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, आपका सदैव 2:1 के अनुपात में ही बनेगा, परमाणु के अनुसार, तत्व के आयतन के अनुसार और भार के अनुसार 1:8 के अनुसार ही बनेगा। कोई भी यौगिक होगा, चाहे वो HCl हो, NaCl हो, कुछ भी हो, H2SO4 हो, जो भी ये कंपाउंड है, जो भी यह कंपाउंड होगा, इनके बीच सदैव एक रेशियो के अनुसार ही बनेगा। सोडियम क्लोराइड कभी बनेगा तो 1:1 के अनुसार ही बनेगा, आयतन के अनुसार। HCl कभी भी बनेगा तो आयतन के अनुसार 1:1 ही बनेगा, लेकिन भार के अनुसार और आयतन के अनुसार उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जब भी कोई तत्व अभिक्रिया कर रहा है, उनके जो तत्व होंगे, जो परमाणु होंगे और आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके बीच सदैव एक निश्चित अनुपात होगा। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। आगे पढ़ते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्य संरक्षण का नियम के बाद हम लोग बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में बात करेंगे। पहले जैसे मैं अभी बताया कि महर्षि कणादि ने, एक बार और, महर्षि कणादि ने बताया कि जो पदार्थ होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, वह कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और उनको कई टुकड़े किया जाए तो एक ऐसी सीमा आएगी जहां पर वह पदार्थ जो है 2 हिस्सों या 3 हिस्सों में नहीं टूटेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, महर्षि कणाद के बताए हुए बात को विखंडन किया आधुनिक परमाणुवाद में। इसमें डाल्टन ने बताया कि किसी भी तत्व, जो भी हमारे 118 तत्व हैं, यह एक शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं और किसी भी तरीके से एक दूसरे से मिलकर के तत्व नहीं बन सकते हैं। तो जो हमारे 118 तत्व होंगे, जैसे में आप मान लो हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन होगा वह एक शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा और महर्षि कणाद के द्वारा बताए हुए कि कोई भी तत्व जब उसको विखंडन करेंगे, उसको कई टुकड़े में कट करेंगे तो उनका एक निश्चित सीमा आएगा जहां से वह टूटना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जो ये हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन, कई कणों से मिलकर के बना है, कई कणों से मिलकर के बना है, कई कणों से मिलकर के बना है। यानी किसी भी तत्व का, मतलब किसी भी तत्व का मूल कण जो होंगे, किसी भी तत्व का जो मूल कण होंगे वो होंगे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी आपके किसी भी तत्व का
किसी भी तत्व का जो मूल कण होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होगा, प्रोटॉन धन आवेशित होगा और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होगा। हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। किसी भी तत्व का यह मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु में हम देखेंगे कि पहला आपका जो टॉपिक होगा परमाणु का कि परमाणु विभाज्य है। फर्स्ट है परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है मतलब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। किसमें विभाजित किया जा सकता है? तो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कणों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा आपका जो है कि एक तत्व के परमाणु जो है परमाणु भिन्न हो सकते हैं। एक तत्व के परमाणु भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लो 1H1, 1H2, 1H3। आगे पढ़ेंगे ये 1H1, 1H2 एक तरीके से हम इसको समस्थानिक भी कर सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, यानी जो एक ही तत्व होगा उसके परमाणु क्रमांक या उसके परमाणु भार एक ही तत्व के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तीसरा है कि यौगिक परमाणु नहीं है, यौगिक परमाणु नहीं हो सकता है, यौगिक परमाणु नहीं हो सकता है, यौगिक एक अणु है, यौगिक एक अणु है। पहला है कि परमाणु विभाजन, यानी जो परमाणु हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होंगे। एक तत्व के परमाणु, एग्जाम्पल है कि मैंने दिया कि 1H1, 1H2, यानी एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु भार आपस में भिन्न हो सकते हैं। यौगिक परमाणु नहीं हो सकते। मान लीजिए NaCl है, एग्जाम्पल में मैं दे दिया NaCl, HCl, H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, कुछ भी, ये कह रहा है कि यौगिक परमाणु नहीं हो सकता है। यानी हमने परमाणु के बारे में क्या लिखा, परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो कैसे? तो हम देखेंगे कि अगर मैं कुछ सपोज दैट एग्जांपल लेता हूं मैं परमाणु का। एग्जांपल में है कि मान लो एक हमारा सिलेंडर है, हाइड्रोजन से भरा एक सिलेंडर है, हाइड्रोजन से भरा एक, उदाहरण देखिए मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन जो होता है या परमाणु जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, उसे कहते हैं परमाणु। तो इसका मैं उदाहरण बता रहा हूं। जैसे हमारा एक हाइड्रोजन का सिलेंडर है, हाइड्रोजन का एक सिलेंडर में लिया और सिलेंडर को वाई में मैं ओपन कर दिया, तो हम देखेंगे कि यह जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से क्या कर देता है, क्रिया कर लेता है। यानी यह जो भी परमाणु होंगे अगर उनको ओपन स्थिति में रखा जाए तो वह किसी न किसी तत्व से आपस में रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में सिंगल रूप से नहीं रह सकते हैं। तो हमने देखा जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। इसलिए कोई भी जो तत्व होते हैं, जो कोई भी किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो ओपन या फ्री नहीं रह सकता है, वो किसी न किसी तत्व से अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमाणु जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सपोज दैट हाइड्रोजन को मैं एक सिलेंडर लिया, हाइड्रोजन का सिलेंडर लेकर के उसको ओपन कर दिया, तो हम देखेंगे ओपन होते ही वो ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और H2O बना देता है। आगे चलते हैं। चौथा इसका जो टॉपिक है
परमाणु का कि किसी भी अगर परमाणु की बात करेंगे, अगर हम परमाणु की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि वह परमाणु जो है उसकी कुछ त्रिज्या हो सकती है। अब त्रिज्या क्या होता है, यानी अगर मान लो ये मैं एक हाइड्रोजन है, परमाणु है, ठीक, ये अब परमाणु है और इस परमाणु की अब त्रिज्या होगी। अब वो त्रिज्या क्या होगी अगर हमको दर्शाना है, दिखाना है, तो हम जानते हैं कि जैसे दिया है कि 1 मीटर में जो परमाणु की, जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है 1 मीटर में 10⁻10 नैनोमीटर के बराबर होती है। 1 मीटर में 10⁻10 नैनोमीटर होती है, यानी जो परमाणु होगा वो 1 नैनोमीटर में 10⁻−10 मीटर के बराबर होगा। 1 नैनोमीटर में, यानी 1 मीटर में 10⁻10 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻−10 मीटर हुआ। तो जो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है, बता रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 1 नैनोमीटर में 10⁻−10 मीटर के बराबर होती है। यानी जो हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होगी, हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होगी वह होगी 10⁻−10 मीटर, यानी उसका नैनोमीटर, यानी हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होगी वो 1 नैनो में 10⁻10 मीटर के बराबर होगी। तो अब ये होता क्या है, मतलब कि जो हाइड्रोजन का परमाणु होगा वो 1 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई दाई सैकड़ा 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 इसके बराबर होगा। यानी जो हाइड्रोजन का एक भाग का 10 अरबवा भाग 10 अरबवा भाग होगा। ध्यान देना, यानी जो हाइड्रोजन की त्रिज्या होगी वो हाइड्रोजन के 10 अरबवे भाग के बराबर होगी। यानी इसको हम 10 अरब भाग में काटें, अगर हम इसको 10 अरब भाग में काटेंगे, ध्यान दो, इसको अगर मैं 10 अरब भाग में काटूं, अगर मैं इसको 10 अरब भाग में काटूं तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि अब बहुत छोटा सा छोटा 10 अरबवा भाग तो काटते जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसका स्थिति नहीं आएगा, तो लास्ट में देखेंगे कि और छोटा हो जाएगा जिसको हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, और हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो हम देखेंगे कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होगी। तो ऐसे ही सब बहुत पदार्थों का त्रिज्या होता है। मान लीजिए जल का जो त्रिज्या होगा, जो जल की जो त्रिज्या होगी बाबू, जो जल की जो त्रिज्या होगी वो होगी 10⁻⁹ नैनोमीटर। हर कंपाउंड का, हर एलिमेंट का, हर पदार्थ का अपनी अपनी त्रिज्या होगी। आगे का टॉपिक हम चलते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है और हमारे आगे का जो टॉपिक है परमाणु के बारे में हम जब देखेंगे तो मैंने पहला बताया आपका इलेक्ट्रॉन, यानी जो परमाणु होंगे उनके जो मूल कण होते हैं वो होता है पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा हम लोग जो देखेंगे वो होता है प्रोटॉन, तीसरा जो होगा वो होगा न्यूट्रॉन। यानी किसी भी तत्व के जो नाभिक में उपस्थित कोई भी तत्व मान लीजिए तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिफाइन करेंगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन को हम लोग P से डिनोट करेंगे और न्यूट्रॉन को N से डिफाइन करेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे ऋण आवेशित होगा
ऋण आवेशित होगा, प्रोटॉन जहां पे धन आवेशित होगा, धन आवेशित होगा, और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होगा। इसका एक और वैल्यू होता है, तो किसी भी तत्व का जो मूल कण होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम मूल कण के बारे में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो पहला हम फिर उठा कर देखेंगे आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाता है बाहरी कक्षा में। इलेक्ट्रॉन तो हम पढ़ेंगे एक और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में इसकी खोज की थी। जे थॉमसन ने, हम एक और शब्द पढ़ सकते हैं ईटा पर नाची। ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस वर्ड है ईटा पर नाची। मतलब इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने किया था खोज, थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया था। इसको हम लोग शार्ट काट में हम लोग बोलते हैं, अगर कभी कभी देता है कि आपका कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो हम लोग शार्ट में याद करते हैं। आप लोग भी याद करो, ईटा पर नाची। ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, पर मीन्स प्रोटॉन, पर में पी मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, नाची मतलब न्यूट्रॉन, ची मतलब चैडविक। यानी तीनों के जो खोजकर्ता थे, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। तो हम लोग देखेंगे जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो ऋण आवेशित होता है। इस इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू भी होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वैल्यू भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ऋण आवेशित। फिर इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻23। ये जहाँ ऋण आवेशित होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन का जो होता है वो 10⁻⁻10। यह होता है आपका आवेश। क्या होता है? आवेश होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻23 होता है, और जो धन आवेशित का होता है, सॉरी ये 19 होगा, सॉरी 19, ये भी 19, और आपका न्यूट्रॉन का हो जाएगा। तो सबका आवेश भी होता है, इन सबका मास भी होता है। तो हम मास भी देखेंगे, इनका द्रव्यमान भी देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का जो मास होगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो हमारा जो देखेंगे कि द्रव्यमान का होता है 9.091 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम, -25 ग्राम, सॉरी सीधा लिखते हैं 9.1091 इंटू 10⁻25 ग्राम। ये हो गया मास। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ये हो गया आवेश, ये आवेश हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, मास ये द्रव्यमान हो गया।
तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1091 के बराबर होता है और ये होता है 1.672 इंटू 10⁻23 ग्राम का होता है। इसका जो द्रव्यमान होगा यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा इसके बराबर होगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा इसके बराबर होगा, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा वो भी होगा 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो हम देखते हैं परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु क्या होता है, परमाणु किन किन कणों, परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर उनके जो आवेश होते हैं वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसका कैसे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये हमने चेक किया और देखा। खोजकर्ता भी मैंने बता दिया कि कौन किस इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो हम ये सब देखा 9th के क्लास के बच्चों के लिए मैं आज से स्टार्ट किया हूँ। पहला चैप्टर नहीं है ये आपका 3rd चैप्टर है, आपका लेसन का 3rd चैप्टर है ये, और मैं 3rd चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ। इसका रीज़न ये है, रीज़न कुछ नहीं है कि आपको थोड़ा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा जब, उसके बाद इसके बाद सीधे 1st चैप्टर पर आऊँगा, मैं उसको भी बताऊँगा। लेकिन ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए और देखते रहिए। और फिर एक बार मैं कहूँगा लॉकडाउन